अध्याय 141 पहला पाठ 3। ज़ुरुयु। यह सचमुच एक ऐसा नाम था जो उसकी सुंदरता से मेल खाता था। उसकी उपस्थिति चांद की तरह थी और यहाँ तक कि उसके नाम से भी यह बात झलकती थी। दरअसल डेमियन अपने मन और व्यक्तित्व पर इतना केंद्रित था कि उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए समय नहीं निकाला। फिर भी सुंदरता इतनी नहीं थी कि वह उसके बारे में अपनी धारणा बदल सके। भले ही उसकी शक्ल रोज से भी बेहतर हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कोई मोमबत्ती नहीं थी। अपनी नई वरिष्ठ बहन से नजरें हटाकर डेमियन वापस तियान यांग की ओर मुड़ा। मास्टर, अब जब परिचय समाप्त हो गया है, तो आज आप मुझे क्या सिखाने जा रहे हैं? तियान यांग डेमियन की अधीरता पर मुस्कुराए। शांत हो जाएं। हालांकि मैं आपको कई चीजें सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कुछ स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। बेकनिंग ने डेमियन को अपनी ओर आने के लिए कहा। तियान यांग ने जारी रखा। विभिन्न प्रकार के मेरिडियन के लिए अलग अलग तरीके हैं जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कुछ मेरिडियन कुछ तरीकों को पूरा करने के लिए लचीलापन नहीं रखते हैं, जबकि अन्य मोटे तौर पर इलाज करने के लिए बहुत लचीले होते हैं। अब अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हारे शिरोबिंदु की संरचना की जांच कर सकूं। डेमियन तियान यांग के सामने चला गया और जैसे ही उससे पूछा गया उसने अपना हाथ बढ़ाया। वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि उसके पास मेरिडियन नहीं है, लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या होगा। उनकी अनंता प्रणाली उनके साथ विकसित होने के लिए बनाई गई थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि अगर उन्हें कभी अधिक व्यावहारिक तरीका मिल जाए तो वे इसमें बदलाव कर सकते हैं। वह यह भी जानने को उत्सुक थे कि इस दुनिया के निवासी उनकी व्यवस्था के बारे में क्या सोचेंगे। जब तियान यांग ने डेमियन का हाथ पकड़ा तो उसने मन की एक हल्की धारा को अपने शरीर में प्रवेश कराया। इस मैना में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। इसके बजाय डेमियन के मैना सर्किट का पता लगाया गया और उनके डिजाइन को देखा गया। अजीब बात है, डेमियन की शून्य काया में इस नए विदेशी मन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब तियान यांग ने डेमियन के शरीर में सिस्टम को दौड़ते हुए देखा तो वह लगभग डबल टेक करने के लिए मजबूर हो गया। अनगिनत जटिल नीलम शिराओं ने उसके आंतरिक शरीर को अस्तर दिया, जिससे एक दूसरा तंत्रिका तंत्र बना। वे न केवल उसके हाथ पैरों और उसके सभी अंगों तक पहुंचे, बल्कि वे उसके मस्तिष्क से भी जुड़ गए। जब तियान यांग इस प्रणाली के केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा स्पंदनशील क्रिस्टल देखा जो दूसरे दिल जैसा दिखता था। यह क्रिस्टल लगातार मन को परिष्कृत करता है और इसे इससे जुड़ी उन नसों के माध्यम से वापस भेजता है, जिससे शोधन का एक फीडबैक लूप है। इस तरह जब तक डेमियन में सुधार जारी रहेगा, उसका मन खुद को उच्च स्तर तक परिष्कृत करेगा। यह क्या है? तियान यांग ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हालांकि एक बात के बारे में वह निश्चित था कि वे जरा भी मेरिडियन नहीं थे। तियान यांग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अच्छा, ऐसा है तो यह ऐसा ही है। इस बिंदु तक तियान यांग पहले से ही कई शताब्दियों तक जीवित रहे थे। उसके लिए यह समझना अजीब होगा कि क्या हो रहा था। यह बच्चा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक साहसी है। कोई व्यक्ति जो शून्य हृदय तलवार कानून को प्राप्त कर सकता है, वह कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन यह असामान्य की एक अलग डिग्री थी। अपनी सीमाओं को समझने और घर बसाने से पहले तियान यांग अपने चरम में एक साहसी व्यक्ति थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समय बीतने पर भी खाली बैठे रहने से संतुष्ट हो जाता। इतना ही नहीं,
बल्कि वह स्थानिक आकर्षण वाला व्यक्ति भी था। यदि उसने स्वयं ब्रह्मांड की खोज नहीं की होती तो उसके लिए अपनी उपलब्धि के वर्तमान स्तर तक पहुंचना असंभव होता। उन्होंने दूसरी दुनिया की खोज के लिए सेलेस्टियल स्टार पैलेस छोड़ दिया था, जिसमें वे बड़े हुए थे। उसने साहसिक कार्य किया, उसने संघर्ष किया, और अपनी वर्तमान ताकत तक पहुंचने के लिए उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। जब तक वह क्लाउड प्लेन में लौटा, तब तक वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति था जिसके पास ढेर सारा अनुभव था। उस समय वह पहले ही लौ सागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। दुनिया के शिखर पर होने के कारण वह एक बार फिर उस संप्रदाय में बस गए जिसमें वे बड़े हुए, इसका समर्थन किया और ग्रैंड एल्डर के रूप में अपने पद से इसकी रक्षा की। अब उसके सामने उसके जैसा ही एक और लड़का था। एक लड़का जिसकी साहसिक भावना को उसकी आभा में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, जिसमें उसके जैसी ही स्थानिक आत्मीयता थी। और यह लड़का विशाल ब्रह्मांड में किसी अन्य तारे से क्लाउड प्लेन का दौरा कर रहा था। फर्क यह था कि इस लड़के की क्षमता उससे कहीं अधिक थी। इतने लंबे समय तक भविष्यवाणी में उत्कृष्टता रखने वाले इस संप्रदाय का हिस्सा होने के बाद भी मैंने हमेशा भाग्य पर संदेह किया है। फिर भी क्या इसे कुछ और भी माना जा सकता है? जैसे ही उसकी मुस्कान गहरी हुई, तियान यांग ने डेमियन की कलाई से अपना हाथ हटा लिया। तुम बहुत साहसी बच्चे हो, है ना? उसने चिढ़ाते हुए कहा। डेमियन को ठीक ठीक पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। शुरू से ही वह जानता था कि वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति को छुपा नहीं पाएगा, इसलिए उसने फैसला किया कि इसके बारे में खुलकर बात करना सबसे अच्छा होगा। अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ डेमियन ने जवाब देने का फैसला किया। आप संभवतः किस बारे में बात कर रहे होंगे? उनमें एक कृषक की भावना भी है। सत्ता के सामने भी चतुराई से काम करने का साहस वह समझ नहीं पा रहे हैं, तियान यांग ने सोचा। शिष्य की परीक्षा के बाद जब डेमियन पहली बार उठा तो यह उनकी पहली सच्ची बातचीत थी और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही। उन दोनों को तुरंत ही एक दूसरे पसंद आने लगे। ज़ोरुयू कमरे के पार से पूरी घटना को देख रही थी और अपने मालिक के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी आंखें जटिल हो गईं। फिर भी उसके विचार केवल उसे ही मालूम थे। एक अजीब बात थी जो तब घटित हो सकती थी जब समान आत्मीयता वाले दो लोग मिलते थे। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और अन्य लोगों की तुलना में एक मजबूत बंधन विकसित करेंगे। जब आत्मीयता अंतरिक्ष तत्व की तरह मायावी और गूढ़ थी, तो इस प्रकार का संबंध और भी मजबूत हो सकता था। ये लोग एक दूसरे के विचारों को उछाल सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। भले ही डेमियन की ताकत तियान यांग से मेल नहीं खाती, लेकिन उनके विचार और विचारधाराएं अलग होंगी। दो दृष्टिकोणों के मेल और उनके मूल्यों के आदान प्रदान के माध्यम से कई नए और मजबूत विचारों का जन्म हो सकता है। तियान यांग को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इस संभावना पर कुछ हद तक उत्साहित हो गया। उसे प्रगति किए हुए कितने वर्ष हो गए थे? तो ठीक है। इस प्रकार के मेरिडियन के साथ आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए तुरंत शुरू करें। जब तियान यांग ने अपना मन घुमाया तो उसके शरीर से हल्की सी तरंगें लीक हुईं। इसे भांपते हुए ज़ोरुयू ने भी दूरी बना ली। बिना किसी चेतावनी के बूढ़े व्यक्ति के शरीर से एकदम घुटने वाला दबाव फूट पड़ा। अकेले दबाव के कारण जगह हिल गई, जिससे हल्की दरारें बन गईं।
हालांकि छोटा आवास क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। गार्डों के विपरीत तियान यांग के दबाव ने डेमियन को ऐसा महसूस कराया जैसे एक पूरे ग्रह को उसकी पीठ पर थोपा जा रहा हो। वह खुद को घुटने टेकने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। जिस दबाव को वह महसूस कर रहा था उसके एक हिस्से को नकारने के लिए अपनी आभा के साथ डेमियन ने अपना सिर उठाया और पागलपन से मुस्कुराया। चलो फिर खेलते हैं, बूढ़े आदमी। अध्याय 142 पहला पाठ 4। बूम। इस समय कमरे की चौड़ाई में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की दो चमकें जुड़ रही थीं। उनकी प्रत्येक झड़प के परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ जिससे उस मजबूत फर्श के टूटने का खतरा पैदा हो गया जिस पर वे लड़ रहे थे। किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह बताना भी कठिन होगा कि तेज चमक का कारण क्या हो रहा था। डेमियन ने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी को ढकते हुए स्थानिक मन की रोशनी से आगे की ओर मुक्का मारा। प्रत्येक हरकत के साथ उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह कांच का कोई टुकड़ा तोड़ रहा हो, लेकिन कांच के बजाय उसके आसपास की स्थानिक परतें टूट गईं। वर्तमान लड़ाई वास्तविक धरातल की स्थिरता में नहीं बल्कि उसके अंतरालों में हो रही थी। पहले यह समझाया गया था कि जब डेमियन ने टेलीपोर्ट किया तो उसने दो अलग अलग बिंदुओं की स्थानिक परतों को जोड़ा और उनके माध्यम से कदम बढ़ाया, लेकिन इस लड़ाई में वह आवश्यक कदमों को छोड़ रहा था। उसने इन परतों के बीच कदम रखा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। आखिरकार जब वह आगे बढ़ा तो उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक भी निशान नहीं छोड़ा। बूम बूम। डेमियन ने मुक्के मारना जारी रखा, तियान यांग को खुले में आने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी हमला विफल नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी अंतरिक्ष की परतों के बीच से पैंतरेबाजी करने में बहुत कुशल था। हाल ही में डेमियन ने युद्ध के दौरान टेलीपोर्टेशन का उपयोग लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था, और इसका एक बहुत ही सरल कारण था। जब वह अंतरिक्ष की तहों से बाहर आया तो वह अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में असमर्थ था। निचली कक्षाओं में यह ज्यादा मायने नहीं रखता था क्योंकि लोगों के पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं था, भले ही वे उतार चढ़ाव को समझ सकें, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अगर उसने लॉन्ग चेन के खिलाफ अपनी लड़ाई में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होता तो उसे बहुत जल्दी एक कोने में धकेल दिया गया होता। वह जल्दी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होगा, जबकि लॉन्ग चेन डेमियन के पूरी तरह से उभरने से पहले ही आसानी से हमला करने में सक्षम होगा। यह एक नकारात्मक पक्ष था जिसे डेमियन ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, और इसने उसे अपने पहले अर्जित कौशल, अपनी छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना बंद कर दिया। लेकिन जब वह पहली बार तियान यांग से मिले तो सब कुछ बदल गया। गायब होने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। कोई भौतिक सुराग नहीं, कोई लंबे समय तक टिकने वाला मन नहीं, और कोई उतार चढ़ाव नहीं। यह कुछ ऐसा था जिसकी वह वास्तव में प्रशंसा करता था, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि यह कैसे करना है। जब उन्होंने तियान यांग द्वारा अंतरिक्ष तत्व के उपयोग को देखने की कोशिश की तो डेमियन ने उसे घुमाने से पहले अपनी हथेली को मुट्ठी में बांध लिया। अंतरिक्ष ने उसकी हरकतों का अनुसरण किया, उसके एक छोटे से दायरे में विकृत और टूटता हुआ। इसके साथ ही आखिरकार तियान यांग का आंकड़ा सामने आ गया। वह इत्मीनान से हवा में बैठा था जैसे कि पूरी लड़ाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। आखिरकार तुम कुछ प्रगति कर रहे हो, लड़के। लेकिन अगर आप इसमें जबरदस्ती अपना रास्ता अपनाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तियान यांग आगे बढ़ा
अंतरिक्ष की परतों में विलीन हो गया और एक बार फिर गायब हो गया। डेमियन निराश महसूस कर रहा था। वह पहले ही आधे घंटे या उससे अधिक समय तक इस पर रहा था, लेकिन वह कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं था। वह जानता था कि पार्श्विक बल हमेशा उत्तर नहीं होगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी होने दे रहा था। इसलिए उन्होंने तार्किक विकल्प चुना। पहले जंगल से अपनी चालों का अनुकरण करने की कोशिश करते हुए डेमियन ने अपनी भावनाओं को अपने मन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। शून्य हृदय। इस राज्य में प्रवेश करना उनका एक ही लक्ष्य था। समझे कि तियान यांग उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। डेमियन की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह पूरी तरह से भावशून्य हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी मुद्रा ढीली की और पूरी तरह से बेफिक्र नजर आया। अचानक उसने अपना हाथ दाहिनी ओर लहराया। टकराना। एक प्रक्षेप्य जो अज्ञात गति से उसकी दिशा में उड़ रहा था, उसके शरीर से दूर जा गिरा। इसके प्रक्षेप पथ को नियंत्रित करने वाले वेक्टर पूरी तरह से बदल दिए गए थे। जिस दिशा से वह आया था, उस दिशा में देखते हुए डेमियन गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह अपने मूल स्थान से 29 मीटर दूर था और अपने सामने खाली जगह की ओर मुक्का मार रहा था। बूम! उसकी मुट्ठी कहीं अधिक शक्तिशाली हाथ से पकड़ी गई थी। हालांकि इस पद्धति को धोखाधड़ी माना जा सकता है, मैं अपने शस्त्रागार में मौजूद सभी चीजों का उपयोग करने के लिए आपकी सराहना करता हूं। अब जारी रखें। जब तियान यांग फिर से गायब हो गया, डेमियन शांति से खड़ा रहा और अत्यधिक एकाग्रता के साथ देखता रहा। उसकी हरकतें हल्की हैं। टेलीपोर्टिंग के दौरान वह कोई गति बर्बाद नहीं करता, यहाँ तक कि स्थानिक परतों में तरंगे भी पैदा नहीं करता। तियान यांग पानी में मछली की तरह चलता था, जबकि डेमियन एक गुफा में रहने वाले आदमी की तरह था। उन्होंने सोचा कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों से परिचित न होने के कारण कुछ हद तक वे खुद को छुपाने में असमर्थ रहे। दक्षता हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। मेरे पास उससे भिन्न साधन हैं। इस तरह की परिचितता प्राप्त करने के लिए वर्षों के परिश्रमी अभ्यास की आवश्यकता होगी, और डेमियन अभी ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते थे। मेरे शस्त्रागार में सबसे अच्छा विकल्प वेक्टर होगा। हर चीज के भीतर वेक्टर मौजूद थे। यह भी कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में अनगिनत वेक्टर शामिल हैं जो इसकी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। जब डेमियन ने वेक्टर नियंत्रण सीखा, तो उसने वेक्टर में हेरफेर करने के लिए अंतरिक्ष को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। इस बार वह माध्यम के वेक्टरों में ही हेरफेर करना चाहता था। यदि वह ऐसा कर सकता है, तो उतार चढ़ाव को नकारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेक्टर को नियंत्रित करने की क्षमता ने डेमियन को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला दी, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा था। इनमें परिमाण को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल थी। परिमाण का शाब्दिक अर्थ किसी चीज के आकार या विस्तार से है। हालांकि अंतरिक्ष भौतिक के बजाय ईथर था, यह वह अवधारणा थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित थे। उन्होंने अंतरिक्ष की परतों के भीतर रहने का विकल्प चुनते हुए अपने प्रयोग के लिए वास्तविक विमान में दोबारा प्रवेश नहीं किया। उसने इस तथ्य पर भी ध्यान देना बंद कर दिया कि तियान यांग अभी भी उसकी एकाग्रता को बाधित करने के लिए कभी-कभी उसकी ओर प्रोजेक्टाइल भेज रहा था। उसने अपनी दिशा में आने वाले किसी भी हमले को निष्क्रिय रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए अपना वेक्टर फील्ड बनाया। एक बार फिर अपना हाथ ऊपर उठाते हुए डेमियन ने हल्के से हवा में झटका देना शुरू कर दिया, जैसे कि वह एक अदृश्य गिटार बजा रहा हो।
प्रत्येक झटके के साथ उसके चारों ओर की जगह में लहरें दिखाई देने लगीं। इस प्रभाव को पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी उंगलियों को स्थानिक मन में लपेट लिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने उन वैक्टरों को समझने की कोशिश की जो उसके आसपास की जगह को बनाए रखते थे। कमरे के दूसरी तरफ तियान यांग ने डेमियन को काम करते देखा। पहले कुछ मिनटों के लिए उसने फिर भी डेमियन की एकाग्रता को चुनौती देने की कोशिश करने के लिए हमले भेजे, लेकिन वे सभी आसानी से विचलित हो गए। इनमें से कुछ हमले ज़ूरुयू के निर्देशन में भी प्रतिबिंबित हुए, जिससे उसे अपनी सर्वोत्तम क्षमता से बचने और बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि वह यह नहीं देख पा रही थी कि अंतरिक्ष की परतों के भीतर क्या हो रहा है, वह तुरंत क्रोधित हो गई, यह सोचकर कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस लड़के के पास जो शक्तियां हैं वे दिलचस्प हैं। किसी वस्तु से संबंधित प्रक्षेप पथ और अन्य बलों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इस प्रकार का बल कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने अपनी यात्रा में बहुत देर तक सीखा था। कहने की जरूरत नहीं है, उनका तरीका बिल्कुल अलग है, तियान यांग ने सोचा। उसने देखा कि डेमियन ने धीरे धीरे अपनी उंगली से निकलने वाली तरंगों की शक्ति को कम कर दिया। भले ही उसने जिस बल और मन का उपयोग किया था वह वही था, और उसकी समझ की दर भी उपहास करने लायक नहीं है। केवल 1 घंटे में उन्होंने अंतरिक्ष कानूनों के मेरे उपयोग का अनुकरण करने की एक विधि समझ ली है। जबकि तियान यांग गहरी सोच में था, उसने डेमियन पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसे वह समय याद आ गया जब डेमियन ने अपने प्रयोगों को रोक दिया और उसकी दिशा में देखा। और जब वह सोचता रहा, डेमियन अपनी पिछली स्थिति से गायब हो गया, चुपचाप तियान यांग के सामने आया और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। टकराना। अध्याय 143 पहला पाठ 5। वर्तमान में डेमियन की आकृति को फर्श पर फैला हुआ देखा जा सकता है, जो वस्तुतः काले और नीले रंग में रंगी हुई है। ओह मास्टर, क्या यह सचमुच आवश्यक था? वह कराह उठा, उसका दर्द उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था। तुम वही हो जो एक ही वार के बाद अहंकारी हो गए। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा? तियान यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टेलीपोर्टेशन के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव को कम करने और कम करने के लिए परिमाण में हेरफेर का उपयोग करना सीखने के बाद डेमियन तुरंत तियान यांग के सामने आया और एक ठोस मुक्का मारा। चूंकि तियान यांग विचारों में खोया हुआ था, उसके पास रोकने का समय नहीं था। उनका शक्तिशाली शरीर, जो डेमियन से कई गुना आगे था, ने मुक्के को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, लेकिन मुद्रा विनिमय के दौरान उन्हें निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ा। और इसलिए तियान यांग डेमियन पर इस तरह से कानून बनाने के लिए आगे बढ़े कि वह विरोध करने या रोकने में भी सक्षम नहीं थे। तियान यांग कहीं से प्रकट होगा और उतनी ही तेजी से गायब हो जाएगा और डेमियन को बुरी तरह पीट देगा। उन्होंने कानून सागर विशेषज्ञ के रूप में अपनी कच्ची ताकत का भी उपयोग नहीं किया, युद्ध पर पूरी तरह से हावी होने के लिए केवल तीसरी श्रेणी की शक्ति का उपयोग किया। अंतिम परिणाम वर्तमान दृश्य था। जबकि डेमियन अपने शरीर के पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उससे कहीं अधिक धीमी गति से चल रहा है। उसकी नज़र कोने में ज़ूरुयू पर पड़ी, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसने धीरे से बैठते हुए चुटकी ली। यह देखते हुए कि वह पकड़ी गई है, वह बिना सोचे समझे जवाब देने से पहले अपनी बर्फीली अभिव्यक्ति पर लौट आई। तुम्हारा मतलब क्या है? यह कुतिया, डेमियन ने सोचा। फिर भी उसने अधिक समय तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसके विचार पिछले आदान प्रदान पर चले गए।
न केवल उसने एक बार फिर से चुपचाप टेलीपोर्ट करना सीखा, जो युद्ध में बेहद उपयोगी होगा, बल्कि उसे यह एहसास भी हुआ कि वह अपने वेक्टर नियंत्रण के साथ जो कुछ कर सकता था, उसकी सतह को उसने मुश्किल से ही खरोंचा था। इसमें कोई वास्तविक सबक भी शामिल नहीं था, बल्कि यह कौशल का प्रदर्शन था जिसने डेमियन को खुद इसे महसूस करके सीखने दिया। उन्होंने शिक्षण की इस पद्धति की निश्चित रूप से सराहना की। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसे बस इतना ही मिलेगा। कम से कम उसे ऐसी आशा थी। वह इस प्रकार के पाठ का बार बार आनंद लेने वाला मसोचिस्ट नहीं था। जब डेमियन अपने लाभ को पचा रहा था, तियान यांग अचानक बोला, क्या आप जानते हैं कि हमारे संप्रदाय की भविष्यवाणी कलाओं का अभ्यास करने के लिए आवश्यक दो मुख्य समानताएं क्या हैं? डेमियन ने ऊपर देखा। मुझे इसके बारे में क्यों पता होगा? मैं अभी यहां पहुंचा हूं। उसके स्वर में व्यंग्य की परवाह न करते हुए तियान यांग ने जारी रखा। किसी व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से दो तत्वों पर नियंत्रण के साथ दुनिया में आना एक दुर्लभ बात है। हमारे अधिकांश बुजुर्ग जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से विरासत में मिली समझ की थोड़ी मात्रा ही प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि ज़ुरुयू ने भी इस बिंदु पर ध्यान देना शुरू कर दिया। संप्रदाय की भविष्यवाणी तकनीकें शिष्यों को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनके कामकाज के बारे में उत्सुक थीं। भविष्यवाणी एक अजीब पेशा है। यह किसी को भविष्य में देखने की अनुमति देता है, लेकिन स्वर्ग की अनुमति से अधिक कभी नहीं। यह किसी को अतीत पर नजर डालने या वर्तमान की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति भी दे सकता है। संक्षेप में, कला की इस शाखा का अभ्यास करने वालों के संदर्भ में दृष्टा शब्द का उपयोग करने का एक कारण है। अटकल की मुख्य शक्ति वास्तविकता के ताने बाने को देखना है। तियान यांग ने अपने दो शिष्यों के बीच अपनी निगाहें घुमाते हुए, जो ध्यान से सुन रहे थे, एक बार फिर कहा, भविष्यवाणी के लिए आवश्यक दो मुख्य तत्वों की बात करें तो वे स्थान और समय हैं। अपनी शक्ति के चरम पर एक दृष्टा के बारे में कहा जाता है कि वह अंतरिक्ष में झांकता है और अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पता लगा लेता है। वे समय के माध्यम से भी देख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा। इस प्रकार की शक्ति को हमेशा दूसरों द्वारा नापसंद किया जाता है, क्योंकि यह उस पहलू में एक दृष्टा को लगभग सर्वशक्तिमानता प्रदान करती है। एक समय में लोगों ने एकजुट होकर उन सभी लोगों को खत्म करने का प्रयास किया जो भविष्यवाणी तकनीकों का अभ्यास करते थे, लेकिन वे असफल रहे। वे दृष्टा भी एकत्र हुए, जिससे उस चीज की शुरुआत हुई जो बाद में हमारा दिव्य सितारा महल बन गया। डेमियन को इस विषय में दिलचस्पी हुई और उसने एक प्रश्न उठाया, तो यह सेलेस्टियल स्टार पैलेस क्यों है? इसका दृष्टाओं से क्या संबंध है? तियान यांग मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक उसे उत्तर दिया, यह आसान है। उन संतों की विरासत केवल सीमित संख्या में लोगों को विरासत में मिल सकती है, इसलिए उनकी नींव पर एक संपूर्ण संप्रदाय का गठन असंभव के करीब था। लेकिन उन्होंने उत्तर के लिए भविष्यवाणी की ओर देखा और किंवदंती के अनुसार उन सभी ने एक ही भविष्यवाणी देखी। यह एक ऐसा दृश्य था जो सितारों के साथ शुरू और खत्म हुआ। अज्ञात तरीकों से बना एक विशाल ब्रह्मांड। हालांकि इससे पहले कि वे और कुछ देख पाते, उन्हें स्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। ब्रह्मांड के रहस्यों या महत्वपूर्ण घटनाओं जो भाग्य और नीति के प्रवाह को बदल देंगी को बहुत दूर तक देखना उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है जो बहुत अधिक जानना चाहते हैं।
उन हजारों दृष्टाओं में से लगभग 80% ने तुरंत अपनी दृष्टि खो दी और स्थायी रूप से अंधे हो गए। यहाँ तक कि सबसे मूल्यवान उपचारात्मक गोलियां भी समस्या का समाधान करने में असमर्थ थीं। बाकी जो भाग्यशाली हो गए वे लगभग अपंग हो गए, भविष्य बताने की तकनीक का फिर कभी उपयोग करने में असमर्थ हो गए। यह स्वर्ग से उनकी सजा थी। और स्वर्ग की यह अवधारणा क्या है? डेमियन ने दबाव डाला। क्लाउड प्लेन पर पहुंचने के बाद से उन्होंने यह शब्द कई बार सुना था और इससे भी अधिक उन्होंने पहले पढ़े उपन्यासों में सुना था। फिर भी उनमें से किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि स्वर्ग क्या है। तुम्हें इतना भी नहीं पता, ज़ोरुयू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी शक्तिशाली स्वर्ग के बारे में जानते हैं। आप कहाँ बड़े हुए? जानवरों द्वारा किसी गंदे पहाड़ में? हालांकि इससे पहले कि डेमियन अपना गुस्सा वापस निकाल पाता, तियान यांग ने शांति से समझाना शुरू कर दिया। स्वर्ग हैं। ठीक है, स्वर्ग ही सब कुछ है। वे प्राकृतिक कानून, ब्रह्मांड का कानून, अस्तित्व के पर्यवेक्षक और बहुत कुछ हैं। स्वर्ग स्वयं को विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है जिसे हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। होलोग्राफिक विंडो जो जन्म के समय हमारे सामने प्रकट होती है और हमारी शक्ति को मापती है, स्वर्ग के कई चेहरों में से एक है। दूसरा स्वर्गीय क्लेश है जो तब उतरता है जब कोई कानून कनेक्शन क्षेत्र में प्रवेश करता है। स्वर्गीय क्लेश, डेमियन ने चिल्लाकर कहा। उन्हें उनके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे वास्तव में अस्तित्व में थे। सिस्टम ने पहले भी संवेदनशीलता के लक्षण दिखाए थे, प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति के बारे में जागरूक होना और उनकी किंवदंतियों को दर्ज करना, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह भौतिक रूप से प्रकट होगा। यह सही है। चौथी कक्षा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है। किसी को ऐसे परिवर्तन के योग्य समझने के लिए स्वर्ग उन्हें पारित करने के लिए एक क्लेश अधिनियमित करता है। यदि वे क्लेश में विफल रहते हैं तो वे मर जाते हैं, और यदि वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें ताकत की ओर अपना रास्ता जारी रखने की अनुमति दी जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी प्रचलित है कि देवता के क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अपने नश्वर शरीर को त्यागने के लिए और भी अधिक कष्ट का अनुभव होता है। यह देवत्व प्राप्त करने की दिशा में अंतिम कदम है। इस जानकारी से डेमियन आश्चर्यचकित रह गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड कितना तेज है। लोग कितनी शक्ति धारण कर सकते हैं। इस भव्य योजना में अपनी अल्प शक्ति पर गर्व करने के कारण उसे स्वयं पर शर्म महसूस हुई। शिखर के ऊपर हमेशा एक शिखर होता है। उन्हें लगा कि यह पुरानी कहावत वास्तव में उपयुक्त है। लेकिन उसने हर उस चीज की कसम खाई जिसे वह जानता था और प्यार करता था। एक दिन वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा, जिसने सारी सृष्टि को हे दृष्टि से देखा। अध्याय 144 मिशन 1। मास्टर, क्या आपको मुझ पर एक उपकार करने में कोई आपत्ति है? डेमियन ने अस्थायी रूप से पूछा। वह कुछ देखना चाहता था, या यूं कहें कि वह यह याद दिलाना चाहता था कि वह अभी भी कमजोर है। तियान यांग ने साजिश में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब तक आप नहीं पूछेंगे हमें पता नहीं चलेगा। फिर क्या आप अपनी पूरी आभा जारी कर सकते हैं? मैं कानून सागर क्षेत्र विशेषज्ञ की सच्ची शक्ति को महसूस करना चाहता हूं। तियान यांग थोड़ा झिझके लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया। अच्छे से। अगर मैंने अपनी पूरी आभा जारी कर दी
तो आपके लिए गंभीर चोट लगना या यहाँ तक कि मर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, इसलिए मैं केवल उतनी ही मात्रा जारी करूंगा जितना मुझे लगता है कि आप संभाल सकते हैं। फिर वह ज़ुरुयु की ओर मुड़ा और उसे इशारा किया। तुम भी आओ। यह सीखने का एक अच्छा अनुभव होगा। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्यों, फिर भी वह वैसे ही चली गई जैसा उसे बताया गया था। अपने दोनों शिष्यों को सामने पाकर तियान यान का चेहरा गंभीर हो गया। जब ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर इसे संभाल नहीं सकता, तो अपनी आभा छोड़े। उस समय मैं आपकी ऊपरी सीमा का अनुमान लगा सकूंगा। एक और शब्द कहे बिना तियान यान ने अपनी पूरी उपस्थिति बदल दी। पहले के शिक्षक और बूढ़े आदमी के बजाय अब वह एक सम्राट की तरह एक दबंग रोशनी बिखेर रहा था। इससे पहले कि डेमियन या ज़ुरुयु कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनकी दृष्टि में सब कुछ काला हो गया। पूरे कमरे में धुंधला अंधेरा भर गया था और ऐसा लग रहा था कि यह एक ही स्थान तियान यान से निकल रहा है। जैसे जैसे उसने अपनी आभा का अधिक से अधिक प्रयोग किया, कालापन गाढ़ा होता गया और दोनों पर दबाव लगातार बढ़ता गया। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां उनमें से कोई भी अब आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम नहीं था। थंप। जैसे जैसे आभा दमन बढ़ता जा रहा था, घुटनों के जमीन पर टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। डेमियन अभी भी किसी भी बोझ को कम करने के लिए अपनी आभा का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसके घुटने अब टिक नहीं सकते थे। आभा के भार के कारण अंतरिक्ष विशुद्ध रूप से दरकने लगा। घर का मजबूत आंतरिक भाग, जिसमें पहले डेमियन और तियान यान के झगड़े के दौरान क्षति का कोई निशान भी नहीं दिखा था, ऐसे चरमराने लगा जैसे कि वह जंग खा गया हो और जीर्ण शीर्ण हो गया हो। और फिर आभा भड़क उठी। डेमियन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वह इस भावना को लगभग पूरी तरह से भूल गया था। इससे उसका अस्तित्व भर गया, उसका शरीर जम गया, उसका दिमाग शून्य हो गया और उसे अत्यधिक पसीना आने लगा। यह मनुष्य की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति थी। यह एक मौलिक भय था जो तब प्रबल हो जाता था जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती थीं। यह क्या है, डेमियन अब सीधे नहीं सोच सकता था। दमन का मुकाबला करने के लिए अपनी आभा का उपयोग करने का विचार भी उनके दिमाग में नहीं आया। वह पूरी तरह से डरा हुआ था। ज़ुरुयु कोई बेहतर नहीं थी। वह भी जमीन पर थी, कांप रही थी मानो उसका शरीर सबसे ठंडे तापमान में डूबा हुआ हो। जो कबीले के सदस्य के रूप में 4 महान कुलों में से एक, वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो हमेशा शक्तिशाली लोगों से घिरी रहती थी। उसने अपने हाथों पर भरोसा करने से कहीं अधिक लॉ कनेक्शन और लॉसी क्षेत्र के प्राणियों को देखा था। फिर भी उसने कभी उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाते नहीं देखा था। ऐसा कोई विवाद नहीं था जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया हो। 4 महान कुलों के बीच एक संधि हुई थी जिसे वह आज तक कभी नहीं समझ पाई। इसमें केवल एक खंड था। कानून समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञों को तब तक संगठित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई कबीला विलुप्त होने के खतरे का सामना न कर रहा हो। चतुर्थ श्रेणी के सदस्यों के बीच संघर्ष सभ्यता से एकांत क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन अब उसे यह बात समझ में आ गई। यदि इस प्रकार की शक्ति कभी किसी शहर के पास हमले के रूप में जुटाई गई, तो वह शहर कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। अपने 2 शिष्यों को देखते हुए तियान यान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पलायन। मुझे भागने की जरूरत है। डेमियन का दिमाग इस परिदृश्य से बचने का उपाय सोचने की कोशिश में घूमता रहा, लेकिन उसकी तर्कसंगत सोच खराब हो गई थी।
उसकी त्वचा फटने लगी और उसके छिद्रों से खून रिसने लगा। उसके सचेतन विचार के बिना उसकी आभा स्वयं प्रकट होने लगी। लेकिन यह सामान्य नीलम रंग नहीं था। वह उस समय की तरह खून से लाल था जब उसने समुद्री अजगर से लड़ाई की थी। उसकी आंखों की पुतली घूमने लगी, उनके भीतर मौजूद दो रंग वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह दृश्य औरोबोरोस जैसा था, एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था, लेकिन लाल रंग जीत रहा था। उसकी क्रॉस आकार की पुतलियां एक सरीसृप भट्ठा में लंबी होने से पहले बेतहाशा घूमती थीं। उसकी पुतली पूरी तरह से रक्त लाल हो जाती थी। उसकी भावनाओं को अवचेतन रूप से दिमाग की जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वह अब अपने मस्तिष्क पर पड़ने वाले तनाव को नहीं संभाल सकता था। इस दौरान दबाव बढ़ता ही गया। ज़ोरुयू ने पहले ही टैप आउट कर लिया था, अपनी आखिरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए कमरे में सारा दबाव सटीकता के साथ डेमियन की ओर निर्देशित किया जा रहा था। ज़ोरुयू ने बगल से देखा और उसकी आंखों में स्पष्ट भय था। भले ही दबाव उस पर न डाला गया हो, फिर भी वह इसकी अपार शक्ति को महसूस कर सकती थी। डेमियन को ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी पीठ पर गिरा दिया गया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आकाश को ही अपने साथ ले जा रहा हो। लेकिन अब जब उसकी भावनाओं पर ताला लग गया, तो उसका तर्कसंगत दिमाग नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हो गया। या कम से कम यह होना चाहिए था। लेकिन डेमियन के चारों ओर की रक्तलाल आभा कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। उसके दांत और नाखून नुकीले और पंजों में बदल गए थे। उसके पैरों की मांसपेशियां ताकत से स्पंदित हो रही थीं। दो उभार उसकी खोपड़ी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और वही उसकी पीठ पर भी हो रहा था। उसकी त्वचा के नीचे गहरे काले रंग की पपड़ियां दिखाई दीं और गायब हो गईं। तियान यांग का मन बहुत पहले ही अपनी आभा को छोड़ना बंद करने का था, लेकिन डेमियन के भीतर हो रहे बदलावों को देखकर उसने उस पर दबाव डालना जारी रखा। वह देखना चाहता था कि इसका परिणाम किधर है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरेग! डेमियन ने दर्द से कराह निकाली। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके शरीर में होने वाले अन्य परिवर्तनों से वह एक राक्षसी प्राणी जैसा दिखने लगा। जैसे जैसे उसका शरीर बदलाव की कोशिश करता रहा, उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगीं, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही थी। यदि डेमियन समझदार होता, तो उसे तुरंत पता चल जाता कि यह क्या था। उसकी वंशावली अभी पूरी नहीं हुई थी। दिलचस्प, तियान यांग ने मन ही मन सोचा। एक जानवर जिसे शून्य हृदय शास्त्र भी शामिल नहीं कर सकते। लड़का इस पूरे समय से इसे अपने भीतर विकसित कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त था, तियान यांग ने अपना दबाव कम करना शुरू कर दिया। इससे वहशी डेमियन को क्रोधित होने का मौका मिल गया। रोआर! गर्जना के साथ उसने तियान यांग पर हमला किया। इसमें न तो तत्वों और न ही तकनीकों का उपयोग था, केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। हालांकि बस इतना ही काफी था कि उसके नीचे की जमीन में मकड़ी के जाले में दरारें पड़ गईं। उनकी गति पूरी तरह से एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जिसने लगभग टेलीपोर्टेशन को टक्कर दे दी, जो एक पल में उनके प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया। लेकिन इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं था जिससे वह पंगा ले सकें। नींद! तियान यांग का हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने केवल हल्की सी हलचल की हो, लेकिन अगले ही पल डेमियन को फर्श पर पटक दिया गया। गति इतनी अचानक थी कि उसके आवेश से प्राप्त वेग ने उसके गिरने की शक्ति में योगदान दिया, जिससे घर की मजबूत मंजिलें टूट गईं और वह सीधे बेहोश हो गया। डेमियन को देखते हुए
जिसका फिगर अब सामान्य हो रहा था क्योंकि वह सो रहा था। तियान यांग ने हल्की सी हंसी निकाली। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़का और कौन से रहस्य छुपा रहा है। अध्याय 145 मिशन 2। जब डेमियन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक और परिचित बिस्तर पर पाया। पिछले कुछ हफ्तों में वह क्लाउड प्लेन पर पहुंचने के बाद से अधिक बार इस दिनचर्या से गुजर चुका था, लेकिन इस बार उनकी याददाश्त उतनी धुंधली नहीं थी। उसे इस बात का दुख था कि किस वजह से उसे ऐसी स्थिति में आना पड़ा। सबसे पहले, वह बूढ़ा आदमी शक्तिशाली है। यह सिर्फ भयानक आभा नहीं थी जिसने डेमियन को ऐसा कहने पर मजबूर किया, हालांकि इसने निश्चित रूप से योगदान दिया। उसने जो आभा महसूस की वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी उसने अपेक्षा की थी। अपने अब तक के अनुभव के साथ उसने सोचा कि लॉसी क्षेत्र की आभा उसे घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उसके अस्तित्व के मूल में इस तरह के मौलिक भय को पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। और वह बस वह आभा थी जो वह मुझे मारे बिना छोड़ सकता था। शुरू होने से पहले ही उसे बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आ गईं, और अब वह पूरे दिल से उन पर विश्वास करता था। यदि बूढ़े व्यक्ति ने अपने शिष्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कदम नहीं उठाया होता, तो वे बिना जाने कैसे मर गए होते। डेमियन को एहसास हुआ कि अब तक की उसकी यात्रा में वह सभी चौथी श्रेणी के प्राणियों से मिला जो मिलनसार थे। अब उसके पास एक और उदाहरण था जिस पर वह विचार कर सकता था कि वह पूरी तरह से भाग्य के आधार पर जीवित रहा। डेमियन के दिमाग में दूसरी बात यह थी कि उस तीव्र दमन के तहत उसके साथ क्या हुआ था। वह ऐसा था बीस्ट मोड। वह इसका वर्णन करने के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं सोच सका। ऐसा नहीं था कि उसके लक्षण अधिक प्रमुख हो गए थे, लेकिन उसके रक्तवंश के सबसे प्रमुख हिस्से उसके शरीर से उभरने की कोशिश करते हुए वर्चस्व के लिए लड़े थे। उसके सींग, तराजू, आंखें और यहाँ तक कि पंख जो लगभग बाहर निकल आए थे, सभी स्पष्ट रूप से क्रूर थे, लेकिन उसके पैर और नुकीले दांत उसकी मूल भेड़िया वंशावली का हिस्सा थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कालकोठरी में गिरने के दौरान उसने जो रक्तरेखा पहली बार हासिल की थी वह वास्तविक ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकती है, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। सबसे पहले उसे इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है और वह इस पर सवाल उठा सके। ओह, आखिरकार आप ऊपर आ गए, एक तिरस्कारपूर्ण आवाज ने अचानक डेमियन को उसके विचारों से बाहर कर दिया। हालांकि उन्होंने देखा कि इसमें पहले की तुलना में कम शत्रुता थी। बिस्तर से खड़े होकर डेमियन ने बिना देखे जवाब दिया, मुझे मरे हुए कितना समय हो गया? 3 घंटे, ज़ुरुयू ने कहा। हालांकि तुरंत ही उसका चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया और फिर वह मुड़ गई। और कुछ कपड़े पहन लो, बेवकूफ। तभी डेमियन को एहसास हुआ कि उसे इतना हल्कापन क्यों महसूस हो रहा था। उसने केवल अपना अंडरवियर पहना हुआ था, पिछली घटनाओं में उसके अन्य कपड़े भी फट गए थे। ओह, डेमियन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यदि वह जानवरों की कालकोठरी में नग्न अवस्था में घूमते हुए 2 साल बिता सकता है तो यह कुछ भी नहीं है। कपड़ों का एक नया सेट पहनकर डेमियन अपनी वरिष्ठ बहन की ओर देखने लगा, जिसके बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। फिर भी उसकी कम हुई शत्रुता ने उसे अपना मन बदलने पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। वह वैसा ही रवैया अपनाएगा जैसा उसे मिला था। यह इतना आसान था। क्या मेरे लिए करने को कुछ है? ज़ुरुयू ने अपना सिर हिलाया। मास्टर को कुछ चीजों का ध्यान रखना था, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया।
जब तक वह तुम्हें दोबारा नहीं बुलाता, तुम अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है। अगली बार तक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना डेमियन बाहरी प्रांगण में अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस चला गया। अब उस खाली जगह को देखकर जहां वह एक बार खड़ा था, ज़ुरुयू की आंखें जटिल हो गईं। फिर भी उसने मुंह फेरने और अपना दिन जारी रखने से पहले बस आह भरी। डेमियन के पहले पाठ को कुछ दिन बीत चुके थे और उसने अपना समय अपने छात्रावास में आराम करते हुए बिताया था। पहली बार उन्हें लगा कि उन्हें अपने गुरु की शिक्षाओं से अत्यधिक लाभ हुआ है। इन अंतिम कुछ दिनों में डेमियन ने पहले किए गए आंशिक परिवर्तन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपने शरीर के भीतर एक ट्रिगर महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसे सक्रिय नहीं कर सका। उन्होंने इस घटना को समझने और समझने के लिए ग्रैंड लाइब्रेरी का दौरा किया, लेकिन उन्हें अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसा नहीं था कि पशु परिवर्तन या पशु रक्तवंश वाले मनुष्य बहुत दुर्लभ थे, लेकिन उसके पास उचित जानकारी प्राप्त करने की पहुंच नहीं थी। वह केवल यह समझ सका कि जानवरों के वंश वाले मनुष्यों के लिए उनकी क्षमताओं को प्राप्त करना सामान्य बात है। उदाहरण के लिए, ड्रैगन वंशावली वाले किसी व्यक्ति को लौ नियंत्रण या सांस विरासत में मिली हो, यह बहुत दुर्लभ नहीं था। जहां तक परिवर्तनों का सवाल है, वे इस विरासत का एक उच्च स्तर थे। लेकिन डेमियन के लिए यह अलग था। उसके पास मौजूदा जानवर की रक्तरेखा नहीं थी, बल्कि लगातार अन्य जानवरों को खाकर उसकी रक्तरेखा बनी थी। यह ऐसा था जैसे वह एक नया रास्ता बना रहा था, जैसे कि जानवर चौथी कक्षा में पहुंचने पर बनाते थे। यदि वह अपनी वंशावली को चरम तक पहुंचाने में सफल हो जाता है, तो वह आंशिक रूप से दैवीय जानवर भी बन सकता है। उन्होंने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जिसे करने का सौभाग्य इवोल्वर शीर्षक वाले किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। शीर्षक ने ही उन्हें मनुष्यों की सामान्य खेती प्रणाली के साथ साथ जानवरों की विकास प्रणाली का अभ्यास करने की क्षमता प्रदान की। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह कभी किसी अन्य इवोल्वर से नहीं मिला, वे कुछ हद तक दुर्लभ होंगे। पुस्तकालय की अपनी यात्रा के बाद डेमियन का मन एक बार फिर सक्रिय होने का था। बड़े पैमाने पर वह कितना कमजोर था, इसकी कड़वी सच्चाई ने उसके मजबूत बनने के अभियान को और अधिक चमकीला बना दिया। और यह मन में रखते हुए मिशन हॉल की ओर अपना रास्ता बनाया। बड़े हॉल में प्रवेश कर वे सीधे मिशन बोर्ड। मिशन की 3 अलग अलग शाखाएं थीं जिन्हें कोई भी अपना सकता था। छोटे, मध्यस्तर और प्रमुख मिशन। छोटे मिशन संप्रदाय के लिए सरल संग्रह मिशन या कार्य थे। इनमें गार्ड ड्यूटी जैसे दीर्घकालिक व्यवसाय भी शामिल थे। मिशन कोटा पूरा करने के लिए किसी को बिना रुके पूरे 1 साल तक गार्ड ड्यूटी पर रहना होगा। जहां तक मध्य स्तर के मिशनों की बात है, वे ऐसे जानवरों का शिकार करने जैसी चीजें थीं जो कुछ क्षेत्रों को परेशान कर रहे थे या कुछ दुष्ट कृषकों को मार रहे थे जो लोगों को आतंकित कर रहे थे। इस स्तर के मिशनों के लिए यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से उन पर निर्भर हो तो उसे प्रति वर्ष 10 मिशन पूरे करने होंगे। जहां तक प्रमुख मिशनों की बात है, मिशन कोटा पूरा करने के लिए प्रति वर्ष केवल 3 मिशन आवश्यक थे। और स्वाभाविक रूप से उनकी कठिनाई इस छोटी संख्या से मेल खाती थी। प्रमुख मिशन हमेशा जटिल होते थे। संपूर्ण दुष्ट शक्ति को खत्म करना, तख्तापलट को उखाड़ फेंकने में राज्यों की सहायता करना और इसी तरह की अन्य चीजें। ये अनुरोध हमेशा समाज के अधिक हाई प्रोफाइल लोगों से आते थे जो व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े बिना काम करना चाहते थे। ये मिशन ही एकमात्र ऐसे मिशन थे जो मध्य महाद्वीप तक सीमित नहीं थे।
केंद्रीय महाद्वीप अनिवार्य रूप से संपूर्ण क्लाउड प्लेन का पर्यवेक्षक था और प्रमुख संप्रदायों का कर्तव्य था कि वे शांति बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करें। ये प्रमुख मिशन हमेशा 5 प्रमुख संप्रदायों के बीच साझा किए गए थे। प्रत्येक के पास अपने स्वयं के प्रोटोकॉल और उनके द्वारा प्रबंधित क्षेत्र थे, और पैमाने इतने बड़े होने के कारण इन मिशनों को पूरा करने के लिए आम तौर पर एक व्यक्ति की बजाय एक पार्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन डेमियन फिर भी इन मिशनों के लिए सीधे चला गया। वह इस तरह की किसी बड़ी चीज में भाग लेना चाहता था और कुछ ऐसा खोज रहा था जिसे वह अकेले कर सके। जियांग परिवार को उनके विरोध को खत्म करने और सिंहासन लेने में मदद करें। स्थान दक्षिणी महाद्वीप। ताकत की आवश्यकता, कोर गठन क्षेत्र। इनाम 2000 स्पिरिट स्टोन्स। डेमियन ने इसे देखा, लेकिन उसने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया। वह राजनीतिक ड्रामे में नहीं फंसना चाहते थे जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता था। इससे पहले कि उसकी नजर कागज के एक निश्चित टुकड़े पर पड़ी, उसने दीवार को खंगालना जारी रखा, कुछ अधिक स्पष्ट चीज की तलाश की। दुष्ट शक्ति बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय को नष्ट करें जो शेंटियन प्रांत को आतंकित कर रही है। स्थान उत्तरी महाद्वीप। ताकत की आवश्यकता, कोर फाउंडेशन। इनाम 2500 स्पिरिट स्टोन्स। अध्याय 146 मिशन 3। जब डेमियन मिशन को हथियाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे दूसरे हाथ से सामना करना पड़ा। जैसा कि पता चला, कोई और भी यही चाहता था। हाथ के मालिक की ओर देखने पर डेमियन को सुखद आश्चर्य हुआ। किसने सोचा होगा कि हम इस तरह एक दूसरे से टकराएंगे? जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था कि वे इस स्थिति में आ जाएंगे। कोर विस्तार क्षेत्र के लिए बहुत कम मिशन थे क्योंकि इस स्तर तक पहुंचने वाले अधिकांश पहले ही आंतरिक कोर्ट में अपना रास्ता बना चुके थे। और भले ही न तो लॉन्ग चेन और न ही डेमियन कोर एक्सपेंशन क्षेत्र में थे, उनकी युद्ध कौशल ने इसे ऐसा बना दिया कि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के किसानों के लिए बनाए गए मिशन उन पर उसी तरह दबाव नहीं डालेंगे। वास्तव में काले बालों वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि भाग्य हमें एक साथ धकेलना जारी रखता है। इस पर डेमियन केवल मुस्कुराया। वह अभी भी भाग्य जैसी किसी चीज के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। इसलिए हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? डेमियन ने मिशन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमारा द्वंद्व बराबरी पर समाप्त हुआ, इसलिए इस पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। दिन के अंत में इसे समूहों में लिया जाना था, तो हम इसे एक साथ क्यों नहीं करते? दरअसल डेमियन का भी यही विचार था। वह बस लॉन्ग चेन को टटोलना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसका दिमाग भी वैसा ही है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन इसमें इतना आगे रहेगा। तो ठीक है, मैं कुछ उत्साह चाहता हूं, इसलिए यह मजेदार होना चाहिए। डेमियन ने दीवार से कागज की शीट उठाई और वे दोनों एक बुजुर्ग को देखने के लिए पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़े। जब मिशन हॉल के बुजुर्ग ने उस मिशन को देखा जिसे उन दोनों ने लेने की योजना बनाई थी, तो उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे मूर्खों का एक समूह थे। आप जानते हैं कि यह मिशन आपके तुच्छ स्तर से काफी ऊपर है ना? यदि तुम जाओगे तो तुम अनिवार्य रूप से मर जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग चेन ने कहा। हमने जोखिमों से भली भांति परिचित होकर इस मिशन को चुना। अब चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। जब मिशन हॉल के बुजुर्ग ने डेमियन की ओर देखा तो उसने भी सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया।
आह भरते हुए बुजुर्ग ने एक मोहर निकाली और कागज पर दबा दी। तो ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मिशन का दावा आपके द्वारा किया गया है और अगले 6 महीनों तक ऐसा ही रहेगा। यदि आप उस समय तक नहीं लौटे तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। डेमियन और लॉन्ग चेन ने हॉल छोड़ने से पहले बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया। उन्हें जो बाकी जानकारी चाहिए होगी वह सीधे उनके शिष्यों को भेज दी जाएगी। ओह, यह मुझे याद दिलाता है। क्या तुम्हें कोई गुरु मिल गया? डेमियन ने उल्लेख किया। सही, मैंने स्वयं को एक गुरु पाया। उसका नाम एल्डर जियोजून है और वह तलवार चलाने में माहिर है। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीख सकूंगा। डेमियन ने सिर हिलाया। यहां तक कि अपनी पहली बातचीत से ही वह लॉन्ग चेन की तलवार में रुचि बता सकता था। इस बीच उसके लिए यह केवल अंत का एक साधन था। उन्होंने कभी भी तलवार की खेती करने वाला बनना नहीं चुना। यदि काल कोठरी में उसे मिला पहला हथियार भाला होता तो यही उसका मार्ग होता। लेकिन उसे तलवार से नफरत नहीं थी। इसकी प्रभावी पहुंच थी और बिजली काटने की क्षमता भी। यह मूलतः सबसे संतुलित हथियार था, इसलिए इसका इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया जाता था। वैसे भी चलो कल फिर उसी स्थान पर मिलते हैं। उसके बाद हम उत्तरी महाद्वीप के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। लॉन्ग चेन ने डेमियन से अलग होने से पहले सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से अधिक बोलने वाला व्यक्ति नहीं था और डेमियन इसका सम्मान करता था। ऐसा नहीं था कि एक ही द्वंद्व के बाद दोनों स्वचालित रूप से दोस्त बन गए। दोनों का अपना अपना गौरव और लक्ष्य था। यह कहा जा सकता है कि उनका रिश्ता आपसी सम्मान का था। यही वजह है कि उन्होंने मिशन को एक साथ लिया। अपने छात्रावास में वापस लौटने के बाद डेमियन ने मिशन विवरण की जांच करने के लिए अपने शिष्य का टोकन वापस ले लिया। दुष्ट शक्ति बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय को नष्ट करें जो शेंटियन प्रांत को आतंकित कर रही है। बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय उत्तरी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक मध्यम आकार की शक्ति है। हाल के महीनों में वे शेंटियन प्रांत को आतंकित करने के लिए अपने घृणित साधनों का उपयोग करके अधिक सक्रिय हो रहे हैं। उनका ध्यान शैतानी कलाओं पर है जो दूसरों को शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी जीवन शक्ति का उपभोग करती हैं। कला का एक दुष्परिणाम यह है कि वे उन्हें रक्तपिपासु जानवरों में बदल देते हैं जो जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करने पर अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा संदेह है कि यह संघर्ष हाल ही में और अधिक गंभीर हो गया है, जिसके कारण इस संप्रदाय के अनुयायी अपनी जीवन शक्ति के लिए निर्दोष नागरिकों को बहुत अधिक दर से मार रहे हैं। शेंटियन प्रांत पर शेन कबीले का शासन है, जिनकी ताकत लगभग बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय के बराबर है, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते हैं तो वे गोलीबारी में बहुत सारे विशेषज्ञों को खो देंगे। शेन कबीले ने दुष्ट संप्रदाय पर छापा मारने और उसे ध्वस्त करने के लिए मध्य महाद्वीप के संप्रदायों से मदद ली है, उनके कृत्यों को समाप्त करना। उसके बाद बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय की सामान्य शक्ति संरचना और ताकत के बारे में कुछ और जानकारी सूचीबद्ध की गई। साथ ही समय आने पर उन्हें और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। इससे डेमियन को एक बात निश्चित रूप से समझ में आ गई। इस संसार पर सचमुच शक्ति का शासन था। यह उल्लेख किया गया था कि जिस दर से बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय के अनुयायी निर्दोषों की जीवन शक्ति का उपभोग कर रहे थे, वह बढ़ गई थी। ऐसा नहीं कि यह शुरू हो गया था। यह स्पष्ट था कि दुष्ट संप्रदाय काफी समय से इस क्षेत्र की आम जनता और अन्य लोगों से जीवन शक्ति लूट रहा था,
लेकिन तथ्य यह है कि वे आम तौर पर अविवेकी थे, इसलिए प्रमुख शक्तियों को ज्यादा परवाह नहीं थी। हर कोई स्वार्थी था, और वह स्वार्थ क्लाउड प्लेन में और भी अधिक स्पष्ट था। अब जब दुष्ट शक्ति की गतिविधियां प्रकाश में आ गईं, तो उन्हें इससे निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्यथा वे अपने लोगों की नजर में विश्वसनीयता खो देंगे, और बदले में इससे उन्हें चेहरा और शक्ति खोनी पड़ेगी। कृषकों के लिए ये दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं थीं, जिनका गौरव स्वर्ग से भी ऊंचा था। लेकिन डेमियन कोई बेहतर नहीं था। हालांकि वह समझ गया था कि ये धर्मी शक्तियां केवल सतही तौर पर अच्छाइयों की प्रतिनिधि थीं, लेकिन यह उसका काम नहीं था। वह ताकत की परवाह करता था, और वह अपने करीबी लोगों की परवाह करता था। इस समय उसे गुलाब की याद आ गई। जब से वे अलग हुए, वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह रहा था। लगातार चलते रहना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था, लेकिन शायद वह एक खास एहसास से भी बच रहे थे जिसे वह पहचानते थे। यह अकेलापन था। उसे रोज के साथ बिस्तर साझा करने और सुबह उठते ही उसे देखने की आदत हो गई थी। वह उस बेकार बातचीत का आदी हो गया था जो वे हमेशा करते थे। भले ही उसके पास ज़ारा थी, जिससे वह अक्सर बात करता था और मजाक करता था, यह अलग था। ज़ारा उसकी छोटी बहन के करीब थी, जबकि रोज के साथ उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास था। वह जानता था कि उसे दूर धकेलना उसका अपना निर्णय था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इसका पछतावा नहीं था। वह हमेशा की तरह अपनी समस्याओं से भाग रहा था। इसमें बस इतना ही था। अपना सिर हिलाते हुए डेमियन को उन निराशाजनक विचारों से छुटकारा मिल गया। कल से वह एक नए साहसिक कार्य पर निकलेंगे। उसे बस अपना ध्यान उस पर केंद्रित करने की जरूरत थी। अध्याय 147 सर्वोच्च परी स्वर्ग 1। सेलेस्टियल स्टार पैलेस से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक ऐसा क्षेत्र था जो प्राकृतिक स्वर्ग जैसा दिखता था। क्षेत्र में कोई मानवीय हस्तक्षेप दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ तक कि प्रकृति में हमेशा मौजूद रहने वाले जानवर भी अनुपस्थित थे। यह फलते फूलते पौधों के जीवन का एक शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र था। पेड़ आकाश की ओर बढ़ते हैं, दसियों किलोमीटर ऊंचे होते हैं, उनके पत्ते लगभग सभी सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर देते हैं जो वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं। फिर भी सूर्य के प्रकाश की कमी के बावजूद उनके नीचे का पौधा जीवन फलता फूलता रहा। औसत मानव से भी लंबी हरी भरी घास जंगल जैसे इलाके को कवर करती है। लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूमती हैं, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ती हैं, और हर दिशा में सुंदर फूल खिलते हैं जो जमीन को असंख्य रंगों में रंग देते हैं। इस बेदाग वातावरण में प्रकाश के कई हरे और सफेद धब्बे देखे जा सकते थे। लेकिन अगर कोई उनकी विशेषताओं को जानने के लिए पर्याप्त करीब था, तो उन्हें ऐसे शरीर मिलेंगे जो अजीब तरह से मानव जैसे थे। अंतर केवल इतना था कि इन प्राणियों की पीठ पर क्रिस्टलीय पंख थे जो उनकी हर गति के साथ फड़फड़ाते थे। वे दुनिया की परवाह किए बिना हवा में नाचते और अटखेलियां करते रहे। और स्वाभाविक रूप से ये सभी प्राणी मादा थे। जैसे ही वे नाचते और खेलते थे, इनमें से कुछ जीव जंगल के भीतर एक निश्चित क्षेत्र से होकर चले जाते थे। ऐसा करते समय उनके चारों ओर की हवा झिलमिलाती थी। ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। और वास्तव में उनके आसपास के दृश्यों का परिवर्तन इस तथ्य की पुष्टि करता है। उस सुंदर जंगल की निरंतरता के बजाय जो वहां होना चाहिए था, वे बड़े उपजाऊ मैदानों और सुंदर वास्तुकला से भरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ये इमारतें कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं, जो एक खूबसूरत शहर का दृश्य पेश करती थीं,
जो कि सेलेस्टियल स्टार संप्रदाय में रहने वाले स्टार सिटी से भी बड़ा था। इस शहर की इमारतें ऐसी दिखती थीं मानो वे सबसे अधिक पॉलिश किए गए कांच और संगमरमर से बनी हों, जिससे पूरी पारदर्शिता का भ्रम होता है। फिर भी अजीब बात है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वह इन इमारतों में नहीं देख पाएगा। और इस विशाल शहर के बिल्कुल अंत में एक महल खड़ा था, जो स्टार माउंटेन पर बने महल से जरा भी कमतर नहीं था। और जबकि उस महल ने एक रहस्यमय आभा छोड़ी जिसने उसकी गहराई को बढ़ा दिया, यह अधिक अलौकिक और उदात्त था। इस शहर की सड़कों पर अलग अलग मूल की महिलाओं को देखा जा सकता है। उन्होंने खुशी से बातचीत की और अपने दैनिक जीवन को जारी रखते हुए अपने घर की सुरक्षा का आनंद लिया। उन परी जैसे प्राणियों की श्रेणी की तरह उनमें कोई पुरुष नहीं था। यह सर्वोच्च परी स्वर्ग था। यह उन महिलाओं के लिए स्वर्ग था जो पितृसत्तात्मक समाज को त्रस्त करने वाले संघर्षों से दूर अपनों से घिरी रहना चाहती थीं। यह संप्रदाय वास्तव में उस व्यवस्था को खत्म करने में अग्रणी शक्तियों में से एक था, जिसमें महिलाओं को महान शक्ति प्राप्त हुई जो शीर्ष पर उन पुरुषों के बराबर थी। सुप्रीम फेरी पैराडाइज का वास्तव में सेलेस्टियल स्टार पैलेस के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध था। दोनों के मुखिया एक महिला थी और लिंग की परवाह किए बिना उन लोगों को शक्ति देने की वकालत की गई थी जिन्होंने इसे अर्जित किया था। क्लाउड प्लेन के इतिहास में इस बिंदु पर जब इस तरह की समस्या आती थी तो महिलाओं को उतना कष्ट नहीं होता था, क्योंकि कई सक्षम महिलाएं रैंकों में आगे बढ़ी हैं और अपनी योग्यता साबित की हैं। लेकिन भव्य योजना में अभी भी कई समस्याएं थीं हल करने के लिए। सुप्रीम फेरी पैराडाइज के रैंकों में परियों और जेड सुंदरियों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी। आखिरकार सुंदरता रुतबे के साथ नहीं आती। जिनकी पृष्ठभूमि बड़े कुलों के उन युवा स्वामियों से उनकी रक्षा नहीं कर सकी, वे हमेशा इस संप्रदाय जैसे स्थानों की ओर चले गए, जिससे उन्हें सुरक्षा के साथ साथ अपने लिए ताकत हासिल करने का स्थान भी मिला। व्यक्तिगत ताकत हमेशा पृष्ठभूमि से अधिक मायने रखती है, और इस संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश लोगों का यही मुख्य लक्ष्य था। बेशक एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते इसके अंदर हर कोई ऐसे महान कारणों से वहां नहीं था। कुछ लोग बस अपने स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, जैसा कि क्लाउड प्लेन में आदर्श था। शहर की खूबसूरत क्रिस्टलीय इमारतों में से एक के भीतर दो महिलाओं को बातचीत करते देखा जा सकता है। उन दोनों की शक्ल इस संप्रदाय की शीर्ष सुंदरियों को टक्कर देने वाली थी, फिर भी वे हाल ही में इसमें शामिल हुए थे। एक के नीले बाल और मिलती जुलती आंखें थीं, जबकि दूसरे के गुलाबी बाल और सुर्ख आंखें थीं। उनकी विशेषताओं को कई वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से परिभाषित किया गया था, और युद्ध के माध्यम से उन्होंने जो मांसपेशियां बनाई थीं, उन्होंने केवल उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने का काम किया। सुप्रीम फेरी पैराडाइज के लिए शिष्यों की परीक्षा एक अन्य यादृच्छिक स्थान पर हुई। जो उत्तीर्ण हुए उन्हें बाद में कलाकृतियों के माध्यम से संप्रदाय में टेलीपोर्ट किया गया। इसकी सामग्री कुछ खास नहीं थी, केवल कुछ बदलावों के साथ यह लगभग सेलेस्टियल स्टार पैलेस जैसा ही था। दोनों संप्रदायों के संबंधों को देखते हुए यह स्वाभाविक था। जहां तक रोज और एलेना की बात है, वे आसानी से पास होने में सक्षम थे। खासकर जब उन्होंने एक साथ काम किया तो संप्रदाय का मनोरंजन करने वाले कई नए साधकों को मौका नहीं मिला। हम पहले से ही यहाँ कुछ सप्ताह से हैं, लेकिन हमने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि मैं जल्द ही तीसरी कक्षा में आगे बढ़ सकूंगा, एलेना ने आह भरते हुए कहा। हालांकि इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
संप्रदाय के बुजुर्ग इस समय का उपयोग शिष्यों के नवीनतम समूह का निरीक्षण करने और यह चुनने के लिए कर रहे हैं कि वे किसे बढ़ावा देना चाहते हैं। गुलाब ने सांत्वना दी। यह सच है, मैंने सुना है कि यह सिर्फ हमारा संप्रदाय नहीं है जो ऐसा कर रहा है। क्षितिज के आसपास अवश्य ही कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, वहां वह गुप्त क्षेत्र प्रवेश भी है जो होने वाला है। उसके बाद कोई न कोई ऐसा आयोजन होना ही चाहिए जिसके लिए बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता हो। सेलेस्टियल स्टार पैलेस के विपरीत, जो अपने उद्देश्यों को छिपाकर रखते थे, सुप्रीम फेरी पैराडाइज अपने शिष्यों के साथ बड़ों के निर्णयों और चर्चाओं के बारे में काफी खुला था। स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह संप्रदाय अन्य 4 महान संप्रदायों की तुलना में सांसारिक मामलों से बहुत अधिक एकांत था। संप्रदाय की महिलाएं शायद ही कभी इसकी सीमाएं छोड़ती थीं, और हालांकि इसे लागू करने के लिए कुछ नियम थे, यह मुख्य रूप से उनके अपने निर्णयों के कारण था। तो फिर हम एक मिशन कैसे लें? गुलाब ने अचानक सुझाव दिया। एलेना सोच में पड़ गई। यहाँ के मिशनों ने सेलेस्टियल स्टार पैलेस के मिशनों के समान ही काम किया, और वे कुछ ऐसे एकमात्र अवसर थे जिनके लिए संप्रदाय की महिलाओं को इसके परिसर को छोड़ना पड़ा। हाँ, अभी एक मिशन सर्वोत्तम होगा। हालांकि हम अभी तक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आइए जानवरों के शिकार के लिए कुछ मध्यस्तरीय मिशन ले ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। गुलाब ने सिर हिलाया। यही उसका लक्ष्य भी था। वह निफ्लहेम में घुसपैठ करने से पहले अपनी पहली लड़ाई के बाद से एलेना को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही थी, लेकिन वे कभी भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलेना अभी तक रोज के स्तर तक नहीं पहुंची थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक गंभीर प्रतियोगिता में उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। यह केवल लीग में अंतर था जो एक वर्ग परिवर्तन लाया। हालांकि इसे दूसरी और तीसरी कक्षा के बीच बहुत अधिक परिभाषित नहीं किया गया था, फिर भी यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। यह निर्णय लेते हुए लड़कियां तुरंत अपना आवास छोड़कर मिशन हॉल की ओर चल दीं। अध्याय 148 सर्वोच्च परिस्वर्ग 2। संप्रदाय की सड़कों पर चलते हुए लड़कियों ने दृश्य का आनंद लेने के लिए अपना समय लिया। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण उन्हें विशेष रूप से पसंद आया, और इस तथ्य के कारण कि वे हाल ही में इस संप्रदाय में शामिल हुए थे, उन्हें किसी भी संघर्ष के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं, उनमें से किसी ने भी अभी तक गुरु स्वीकार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वे इसके बारे में नखरेबाज थे या किसी बुजुर्ग को उनमें दिलचस्पी नहीं थी। बात बस इतनी थी कि इस शिष्य परीक्षा के दौरान संप्रदाय में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इससे प्राचीनों को अपने शिष्यों की पसंद पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा। प्रतियोगिता विशेष रूप से भयंकर थी। हालांकि इस जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी लड़की ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं की। वे अपने संभावित शिक्षकों पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहते थे। जब लड़कियां मिशन हॉल में पहुंचीं, तो वे सीधे मध्यस्तरीय मिशनों को इंगित करने वाले अनुभाग में चली गईं। रोज को अभी तक इस तरह की किसी भी चीज में भाग लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह एलेना का समर्थन करना चाहती थी। दोनों ने तब भी एक साथ रहने का फैसला किया था जब वे डेमियन से अलग थे, जो उनके बीच मुख्य संपर्क बिंदु था। वे इस तरह से अधिक मजबूत थे, और लगभग पूरे वर्ष एक दूसरे को जानने के दौरान उन्होंने जो बंधन बनाया था वह उथला नहीं था। हालांकि मिशनों को देखते समय उन्हें उनका ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त दिलचस्प कुछ भी नहीं मिला।
एक तानाशाह बाज को मार डालो और उसका अंडा वापस लाओ। स्थान जुआन पर्वत श्रृंखला। ताकत की आवश्यकता, मौलिक समझ का क्षेत्र। इनाम 300 स्पिरिट स्टोन्स। एक विषैले ग्रहण सांप को मारें और उसके जहर की बोरी वापस लाएं। स्थान जुआन पर्वत श्रृंखला। ताकत की आवश्यकता, कोर गठन क्षेत्र। इनाम 600 स्पिरिट स्टोन्स। जानवरों से संबंधित सभी मिशनों का एक ही आधार था कि जानवर को मारना और उसके कब्जे में एक निश्चित वस्तु या घटक को वापस लाना। हालांकि ये उनके लिए स्पिरिट स्टोन का एक आसान स्रोत थे, लेकिन यह उनका लक्ष्य नहीं था। एलेना तीसरी कक्षा तक पहुंचने के बेहद करीब थी। उसका स्तर 95 था, लेकिन एक भी जानवर काम नहीं कर सकता था। भले ही वह जुआन पर्वत श्रृंखला के भीतर रह सकती थी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अन्य जानवरों का शिकार कर सकती थी, वह लाभ को अधिकतम करना चाहती थी। उत्सुकता महसूस करते हुए एलेना प्रमुख मिशनों के अनुभाग में चली गई। ये बहुत अधिक दिलचस्प थे और यहाँ तक कि उसके उत्साह को भी कैद कर लिया। उसने कुछ मिशन देखे जो तख्तापलट को उखाड़ फेंकने से संबंधित थे और यहाँ तक कि डेमियन ने एक दुष्ट संप्रदाय को खत्म करने के लिए उत्तरी महाद्वीप में मिशन भी देखा। हालांकि ये वे नहीं थे जिन्होंने उसका ध्यान खींचा था। अपने नागरिकों को परेशान करने वाले एक बड़े जानवर के ज्वार को खदेड़ने में यूलोंग प्रांत की सहायता करें। स्थान यूलोंग प्रांत। ताकत की आवश्यकता, कोर गठन क्षेत्र। इनाम 1000 स्पिरिट स्टोन्स। एक जानवर का ज्वार एकदम सही है, एलेना ने सोचा। न केवल उसके लिए ढेर सारा अनुभव हासिल होगा, बल्कि उसे किसी भी मध्यस्तरीय मिशन की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन भी मिलेंगे। बोर्ड से कागज फाड़कर एलेना वापस रोज से मिली और उसे दिखाया, जिसके पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, यह मिशन अन्य लोगों द्वारा भी लिया जाएगा, इसलिए हम इसे आपके लिए आरक्षित नहीं रखेंगे। हालांकि आपकी भागीदारी स्वीकार कर ली गई है। एक परी एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ रहेगी, इसलिए संप्रदाय से बाहर निकलते समय उससे अवश्य मिलें। मिशन हॉल एल्डर से अनुमोदन की मोहर मिलने के बाद लड़कियां परिसर से चली गईं। सुप्रीम फेरी पैराडाइज को इसका नाम सिर्फ संप्रदाय की सभी महिलाओं की प्रकृति से नहीं मिला। यह उन परियों के कारण भी था जिनके साथ उन्होंने अपना घर साझा किया था। ये परियां जंगल क्षेत्र के भीतर चंचल और लापरवाह दिखती थीं, लेकिन बाहर वे पूरी तरह से अलग जानवर थीं। उनके छोटे कद और नाजुक उपस्थिति ने कई लालची कृषकों को मूर्ख बनाया है जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनकी शक्ति किसी भी तरह से मजाक नहीं थी। परी जाति स्वाभाविक रूप से प्रकृति के करीब थी और मन उतना ही प्राकृतिक है जितना कोई प्राप्त कर सकता है। इसके कारण एलिमेंटल कॉम्प्रिहेंशन क्षेत्र में सबसे कमजोर परियों का भी निर्माण किया गया। यह सही है, परियां पैदा नहीं हुई, बनाई गईं। ऐसी जाति के लिए कोई रास्ता नहीं था जो पहले स्थान पर गर्भधारण करने के लिए महिलाओं को सख्ती से जन्म देती हो। इसके बजाय परियों का जन्म प्रकृति मन और पौधों के जीवन के प्राकृतिक संचय के माध्यम से हुआ था। उदाहरण के लिए, सुप्रीम फेरी पैराडाइज के साथ अपना घर साझा करने वाली परियां जंगल बनाने वाले विशाल पेड़ों की प्रतिनिधि थीं। मन से भरी दुनिया में भी पेड़ अजीब प्राणी थे। यदि उचित स्तर पर खेती की जाए तो पौधे भी मानव रूप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए ऐसा नहीं था। वे चेतना प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनके असामान्य प्राकृतिक जीवन काल के कारण यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी। इसके अलावा पेड़ स्थिर थे और उनमें प्राकृतिक रूप से अनुभव प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। पौधे मांसाहारी बन सकते हैं,
या अनुभव प्राप्त करने के लिए जानवरों और कीड़ों के साथ उनके सहजीवी संबंध का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पेड़ों को यह विशेषाधिकार नहीं था, फिर भी वे अन्य प्राणियों पर चेतना प्रक्षेपित करने की क्षमता के कारण संवेदनशील वनस्पतियों की आबादी के बीच अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम थे। इस मामले में परी जाति उनके प्रतिनिधि बन गए। जैसे जैसे परियां खेती में बढ़ती गईं, पेड़ उनके साथ बढ़ते गए, और जैसे जैसे पेड़ निष्क्रिय रूप से मन को अवशोषित करते थे और सूरज की रोशनी को मन में परिवर्तित करते थे, परियों के मन पूल में वृद्धि होती जाती थी। यह एक सच्चा सहजीवी संबंध था। सुप्रीम फेरी पैराडाइज ने भी इस जंगल में विकसित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। यही कारण था कि पूरे स्थान में जानवरों का अभाव था। उनकी आबादी के अलावा एकमात्र जीव नियमित जानवर थे। परियां कृतघ्न नहीं थीं, इसलिए उन्होंने संप्रदाय की मदद भी की। संप्रदाय की उत्पत्ति के बाद से फैले रिश्ते के साथ इन परियों का संप्रदाय की युवतियों के साथ बंधन आमतौर पर अटूट था। यहाँ तक कि एक युवती और परी के इतने करीब आने की भी मिसाल थी कि डेमियन और जारा की तरह एक समान अनुबंध बन गया। इस तरह वे अंतरंग संबंध साझा किए बिना भी सबसे करीबी बन जाएंगे। संप्रदाय छोड़ने वाले शिष्यों के लिए मार्गदर्शक और संरक्षक बनना भी परियों ने अपने ऊपर ले लिया। कोर फॉर्मेशन और एक्सपेंशन क्षेत्र की परियों ने इस नौकरी को लेने की प्रवृत्ति दिखाई, क्योंकि लॉ कनेक्शन और लॉसी चरणों में लोगों के पास वास्तव में संप्रदाय के भीतर एक बुजुर्ग या सलाहकार पद हासिल करने का विकल्प था। एक दिन तेजी से बीत गया जब लड़कियां संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही एक चमकती रोशनी उनके सामने दौड़ पड़ी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो भीतर की आकृति प्रकट हुई। इस छोटी सी परी के चमकदार सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं, जो लगभग एक छोटी योगिनी की तरह लग रही थी। हेलो लड़कियों, मेरा नाम दिया है, परी ने खुशी से उनके चारों ओर फड़फड़ाते हुए कहा। तुम्हारे आसपास का मन बहुत उत्साहित है। आप अवश्य विशेष लोग होंगे। लड़कियां उसके हंसमुख रवैये से प्रभावित होकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। मेरा नाम रोज है और यह एलेना है। हमें इस मिशन पर आपके साथ काम करके खुशी होगी। संप्रदाय के परिसर से बाहर निकलते हुए जब वे बातचीत करते रहे तो दिया खुशी से मुस्कुराई। हालांकि वे उसी जंगल में नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हें एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जैसे ही लड़कियों ने दिया के साथ बातचीत जारी रखी, वे पशु ज्वार के स्थान पर पहुंच गईं। अध्याय 149 संयोग 1। मेघ सागर की लहरें धीमी हो रही थीं और शांति से बह रही थीं। इसकी सतह के नीचे होने वाले अनगिनत संघर्षों और झगड़ों से बेपरवाह प्रतीत हो रही थीं। कभी कभी इसके भीतर रहने वाले जानवरों की पपड़ीदार या चिकनी पीठ एक बार फिर डूबने से पहले बाहर निकल आती थी। हालांकि शांत वातावरण जल्द ही प्रकाश की दो धारियों से टूट गया, एक काली और दूसरी लाल, जो इसके ऊपर हवा में तेजी से फैल रही थी। उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली आभा के कारण लहरें जोर से गिरने लगीं, लेकिन जब ऐसा हुआ तब तक वे बहुत दूर जा चुकी थीं। वर्तमान में डेमियन और लॉन्ग चेन कई दिनों तक बिना आराम किए यात्रा करने के बाद लगभग उत्तरी महाद्वीप के तट पर पहुंच चुके थे। जारा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी और जाहिर तौर पर लॉन्ग चेन के जानवर को भी ऐसा ही महसूस हुआ। डेमियन को इसके बारे में उनके प्रस्थान के दिन ही पता चला था, लेकिन यह इस बात पर विचार करते हुए स्पष्ट होना चाहिए था कि इस मिशन पर उसका साथी 4 महान कुलों में से एक का वंशज था। उसके पास एक ड्रैकोनिक जानवर था जो समुद्री ड्रैगन के अग्निगुण वाले संस्करण जैसा दिखता था,
जब वह पहली बार क्लाउड सागर पार कर रहा था तो उससे मुलाकात हुई थी। इसकी प्रजाति का नाम भी पहले के सांप की तरह अभिमानपूर्ण नहीं था। विडंबना यह है कि इसका दिया गया नाम लिटिल फ्लेम था। जैसे ही दो आदमी और उनके जानवर विशाल समुद्र के पार आगे बढ़ते रहे, एक विशाल भूभाग की रूपरेखा उनके सामने आ गई। डेमियन जिस पश्चिमी महाद्वीप में पहली बार दिखाई दिया, वह रेतीले तटों के साथ विशाल मैदानों और रेगिस्तानों से ढका हुआ था। मध्य महाद्वीप में चट्टानें और विभिन्न इलाकों की एक श्रृंखला थी, और जहां तक इस उत्तरी महाद्वीप की बात है, यह सफेद रंग की चादर से ढका हुआ था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बर्फ ही बर्फ थी, किनारे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा बर्फ की टोपी जैसा था। यह उत्तरी महाद्वीप की पहली छाप थी। दोनों को सफेद मैदानों पर उतरने और अपनी लंबी यात्रा के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। शेंटियन प्रांत अंतर्देशीय क्षेत्र से कहीं अधिक दूर है। हमारे शिष्य टोकन के मानचित्र के अनुसार उस तक पहुंचने के लिए इस गति से यात्रा करने में 3 दिन और लगने चाहिए। लॉन्ग चेन ने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए कहा। मध्य महाद्वीप के एक व्यक्ति के रूप में इसकी शीर्ष शक्तियों में से एक का उल्लेख न करते हुए उन्होंने कभी भी इसकी जमीन छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। यह पहली बार था जब वह बाहर गया था और पहली बार उसने बर्फ देखी थी। यह स्पष्ट था कि उसे इसकी प्रशंसा करने में एक पल लगेगा। 3 दिन और हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर छापेमारी पहले ही शुरू हो गई हो तो हमें जल्दी करनी चाहिए। यदि हम इसमें चूक गए तो हम स्वतः ही इस मिशन को विफल कर सकते हैं, डेमियन ने उल्लेख किया। मिशन के सामान्य विवरण के साथ उन्हें जानकारी मिली कि शेंटियन प्रांत पर शासन करने वाला शेन कबीला जल्द ही बेगुइड डेविल संप्रदाय पर छापेमारी कर रहा था। हालांकि किसी विशेष तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था। यदि उनके पहुंचने से पहले ही छापेमारी शुरू हो गई और दुष्ट संप्रदाय का विनाश पूरा हो गया तो उन्होंने बिना कुछ लिए इतनी यात्रा की। ज़ारा, क्या तुम जारी रख सकती हो? डेमियन ने चिंता से पूछा। वह 1 सप्ताह से अधिक समय से बिना रुके उड़ रही थी और वह उसे बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहता था। कहने की जरूरत नहीं, उसे आगामी छापेमारी में लड़ना पड़ सकता है। हालांकि ज़ारा ने तुरंत उसकी चिंताओं को कम कर दिया। मम, मैं बिना थके कई हफ्तों तक उड़ सकता हूँ, उसने सख्त दिखने की कोशिश करते हुए अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा। डेमियन थोड़ा मुस्कुराया लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि दुनिया का सबसे ताकतवर भेड़िया इतनी देर तक उड़ सकता है, इसलिए मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह देखकर कि लॉन्ग चेन भी एक बार फिर अपने जानवर पर चढ़ गया है, डेमियन ने अनुमति दे दी और वे एक बार फिर उड़ान भरने लगे। इस बीच रोज और एलेना भी अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यूलोंग प्रांत लॉन्ग कबीले के अधिकार क्षेत्र में मध्य महाद्वीप के पूर्वी तट के करीब था। हालांकि लॉन्ग कबीले ने प्रत्येक प्रांत की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए बहुत अधिक क्षेत्र को नियंत्रित किया, इसलिए उन्होंने यह कर्तव्य अपने अधीनस्थ कुलों को सौंप दिया। जहां तक इस क्षेत्र की बात है, इसका प्रबंधन वांग कबीले द्वारा किया जाता था। यूलोंग प्रांत अपने आप में कुछ खास नहीं था, इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों के समान ही दृश्य थे। महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र अधिकतर मैदानी और जंगलों वाला था। यही कारण है कि यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार पशु ज्वार से पीड़ित था। वर्तमान ज्वार प्रांत के किनारों के पास जिया शहर के आसपास केंद्रित था। यह शहर सीधे तौर पर विशाल जंगलों में से एक की सीमा पर स्थित था, जिसने इसे बाहर निकलने वाले निरंतर ज्वार के खिलाफ पहले गढ़ के समान बना दिया था।
जहां तक ज्वार के स्रोत की बात है, कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। कई तीसरी श्रेणी के जानवर भगदड़ में भाग लेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि उसी श्रेणी के लोग जांच करने की कोशिश करेंगे तो वे मर जाएंगे। और यह धारणा इस तथ्य से और भी मजबूत हो गई कि जंगल में प्रवेश करने वाला कोई भी तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हमेशा वापस लौटने में असफल रहा। जहां तक चतुर्थ श्रेणी के प्राणियों की बात है, उनकी प्राथमिकताएं इस तरह की चीजों से बड़ी थीं। पशुज्वार बहुत आम थे और उनके पीछे कई तरह के कारक थे जो उन्हें ट्रिगर कर सकते थे, इसलिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की जांच करना व्यर्थ था। रोज और एलेना अपने परिसाथी दिया की मदद से जिया सिटी के द्वार के बाहर पहुंचे और सीधे इसकी दीवारों में प्रवेश कर गए। सर्वोच्च परिस्वर्ग शिष्यों के रूप में उनके वस्त्र के साथ किसी अन्य पहचान की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक का प्रतिरूपण करना मौत को दावत देने के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि एक बार जब वे शहर में दाखिल हुए तो सबसे पहली चीज जिसने उनका स्वागत किया वह खून की गंध थी। यह निफ्लहेम अनुसंधान केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान की तुलना में अधिक गाढ़ा और अधिक तीखा था। दरअसल इन दोनों जगहों के बीच अपनेपन का एहसास यहीं खत्म नहीं हुआ। जो किसान सड़कों के किनारे अपने घावों की देखभाल करते थे, उनकी त्वचा पर जंग के स्पष्ट संकेत थे और खून की गंध धीरे धीरे किसी और चीज से भी संक्रमित हो गई। मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है, एलेना ने सावधानी से इधर-उधर देखते हुए कहा। इस मिशन को भले ही एक प्रमुख मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, लेकिन इस प्रकार का वातावरण ऐसा नहीं था जिसमें संप्रदाय आमतौर पर अपने शिष्यों को पहले चेतावनी दिए बिना भेजता था। वास्तव में दिया भी थोड़ा परेशान लग रही थी। वातावरण में व्याप्त गंध को देखकर उसकी नाक सिकुड़ गई और जब उसने इधर-उधर देखा तो उसके चेहरे पर घृणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सौभाग्य से वह इतनी छोटी थी कि आसपास के लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। आसपास का निरीक्षण करते हुए रोज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अन्य 2 लोगों के विपरीत जिन्हें बस हल्की सी अनुभूति हुई, उसके लिए यह अलग था। एक कृषक के अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रैंक के साथ, उनकी लीग के बढ़ने के साथ, यहाँ तक कि अंतर्ज्ञान जैसी कोई चीज हमेशा विशाल धारणा क्षमता की नींव से उत्पन्न होती है, लेकिन बिना प्रमाण के कुछ भी पूर्ण नहीं था। प्रमाण जो रोज की दृष्टि में ईथर तारों के रूप में प्रस्तुत हुआ। लाल तार प्रेम थे, नीले तार विश्वास थे, पीले तार सावधानी थे और भूरे तार तटस्थ थे। ये मुख्य रंग थे जो रोज रोज देखते थे। लेकिन अभी उसकी दृष्टि में यह काले रंग का एक क्षेत्र था। काले तार आसपास के हर घायल किसान से जुड़े हुए थे और एक अज्ञात स्थान पर ले जाते थे। उसने इन काले तारों को इतना नहीं देखा था कि उनके उद्देश्य के बारे में निश्चित हो सके, लेकिन उसे हल्का सा अंदाजा था। ये काले तार, ये मौत थे। अध्याय 150 संयोग 2। हमारे दलिया शहर में आपका स्वागत है। डेमियन और लॉन्ग चेन के शहर पहुंचने के बाद किसी को उनका स्वागत करने के लिए आने में ज्यादा समय नहीं लगा। लड़कियों की तरफ की स्थिति के विपरीत यहाँ सब कुछ अभी भी शांत था। जैसे ही दोनों व्यक्ति महाद्वीप के केंद्र की ओर आगे बढ़े, बर्फीले मैदानों ने बर्फ के बड़े स्थलों से भरे एक अधिक पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता अपना लिया। इन प्राकृतिक स्थलों को ऐसी अनूठी संरचनाओं में आकार दिया गया था कि वे वास्तव में मानव निर्मित लगते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि ऐसा नहीं था। जहां तक इस क्षेत्र के शहरों का सवाल है, उनमें से अधिकांश उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में या उनके बीच की गहरी घाटियों की सुरक्षा के भीतर बनाए गए थे।
उत्तरी महाद्वीप लगातार सर्दी के साथ साथ हवाओं के अधीन था, जिसने ठंड को और कम कर दिया, जिससे मनुष्यों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। जहाँ तक ऐसा करने वालों की बात है, वे उन जनजातियों या वंशों से आए थे जो समय के साथ ठंड के आदी होने के लिए विकसित हुए। इसके कारण उम्र और लिंग की परवाह किए बिना इस महाद्वीप की आबादी अधिक मजबूत और मांसपेशियों वाली थी। यहाँ तक कि इस समय दो पुरुषों के सामने वाली महिला भी ताकतवर थी और उसका कद भी उनके जैसा ही था। फिर भी ये खूबियां उनकी खूबसूरती को खराब नहीं कर पाईं। एक छोटे से परिचय के बाद महिला उन दोनों को शहर के केंद्र में एक बड़ी इमारत में ले गई, जहां प्रांत के भगवान रहते थे। जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। इन लोगों के पास विभिन्न अलग अलग वर्दी थी, जो दर्शाती थी कि वे किस शक्ति से आए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मदद का अनुरोध केवल मध्य महाद्वीप से नहीं किया गया था। हालांकि ये दोनों ही 5 प्रमुख संप्रदायों से उपस्थित एकमात्र लोग थे। अन्य विभिन्न छोटी शक्तियों से थे। यहाँ तक कि उनके बगल में रहने वाले जानवरों ने भी इस तथ्य का संकेत दिया। आवास के सामने के दरवाजे से एक बड़ा आदमी बाहर चला गया। वह मूल रूप से एक विशालकाय व्यक्ति था। उसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी और उसका शरीर पृथ्वी के उन सबसे मजबूत लोगों को शर्मसार कर देता था। उसने एक लबादा और पैंट पहना था जो किसी जानवर की खाल से बना हुआ लग रहा था, लेकिन ये भी उनके नीचे की भारी मांसपेशियों को छिपा नहीं सके। यह व्यक्ति शेन कबीले का कुलपिता शेनली था। सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले मैं यह कहकर शुरू करना चाहता हूं कि जरूरत के समय में हमारे शेंटियन प्रांत की मदद करने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज तेज थी। उसे उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंचने के लिए मन प्रवर्धन की भी आवश्यकता नहीं थी। उनका चेहरा गंभीर होने से पहले कुछ मिनटों तक वह हल्की फुल्की खुशियां मनाते रहे। हाल के दिनों में बेगुइड डेविल संप्रदाय अधिक से अधिक निर्लज्ज हो गया है। इतना ही नहीं, उनके चेले भी सनकी नजर आते हैं। यह न तो जीविका का मामला है और न ही लालच जो उन्हें प्रेरित करता है, बल्कि शुद्ध पागलपन और मौलिक इच्छा है। पहले हमारे शेन कबीले ने उन्हें कुचलने के लिए हम जो कर सकते थे किया, लेकिन इस तरह के कार्यों से होने वाले परिणामों के डर से स्रोत को नष्ट नहीं किया। लेकिन अब हम और अधिक संकोच नहीं कर सकते। आने से पहले डेमियन को पहले से ही पता था कि बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय को अस्तित्व में रखने की अनुमति इस क्षेत्र पर शासन करने वालों के स्वार्थ के कारण थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा गलत अनुमान लगाया था। हालांकि बलों का संरक्षण और शक्ति न खोना वास्तव में स्वार्थी कारण थे, डेमियन को उम्मीद थी कि यह एक जबरदस्त कार्रवाई के बजाय किसी प्रकार की योजना होगी। इन कार्यों के प्रति शेन ली की अग्रिम स्वीकृति ने उसे न केवल डेमियन के लिए बल्कि भीड़ में कई अन्य लोगों के लिए भी एक नई रोशनी में चित्रित किया। ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही राजा है, योजनाएं और चालें आम थीं। सत्ता और रुतबे का लालच स्वाभाविक बात थी। हालांकि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करके अपना चेहरा खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे। शेन ली इसके विपरीत लग रहे थे। उन्होंने इसे विश्वास के साथ स्वीकार किया और फिर भी अपने निर्णयों पर कायम रहे, अपनी स्वीकारोक्ति में कोई गलत उद्देश्य नहीं दिखाया। जब संस्कृतियों की बात आती है तो उत्तरी महाद्वीप अन्य 4 महाद्वीपों से सबसे अलग है। यह एकमात्र ऐसा था जिसे लगातार ठंड की कठोरता से निपटना पड़ा। यहाँ जानवरों की संख्या किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में बहुत कम थी और जो लोग इस कठोर वातावरण में रहते थे वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे जो नहीं रहते थे।
इसके कारण भोजन की आपूर्ति करना आसान नहीं था। न ही शक्तिशाली योद्धाओं की सेना खड़ी कर रहा था। इस महाद्वीप में अधिकांश संघर्ष विभिन्न कारणों से मनुष्यों के बीच थे, लेकिन दिन के अंत में वे मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष और अत्यधिक जनसंख्या तक सीमित थे। शेनली का निर्णय स्वार्थी था, सच है, लेकिन उसका स्वार्थ लालच या व्यक्तिगत लाभ से नहीं आया था। ऐसे माहौल में एक अच्छा नेता होने के नाते किसी को ऐसे कार्यों में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुतों के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए केवल थोड़ा सा सम्मान अर्जित किया गया था। लेकिन डेमियन और लॉन्ग चेन के लिए, जो इतने प्रतिष्ठित संस्थान से आए थे, उन्हें कैसे पता नहीं चल सकता था। जब उन्होंने अपना भाषण जारी रखा तो उन दोनों ने शेनली की ओर गहरी निगाहें रखीं और बहुत करीब से ध्यान दिया। बेगुइल्ड डेविल संप्रदाय हमारी तरह एक मध्यस्तरीय शक्ति है, इसलिए इसके प्रमुख के रूप में कम से कम एक लॉ कनेक्शन क्षेत्र विशेषज्ञ होना निश्चित है, शायद इससे भी अधिक। दुर्भाग्य से हमने कभी संप्रदाय गुरु को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग आप सभी के साथ इस छापेमारी में शामिल होंगे, इसलिए इसे खत्म करना जितना संभव हो उतना संभव होना चाहिए। इस तरह के ऑपरेशन में हताहतों की लगभग पूरी गारंटी होती है, लेकिन जब तक हम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें नुकसान को कम करने में सक्षम होना चाहिए। और चूंकि हम में से कोई भी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता या उस पर भरोसा नहीं करता कि तालमेल बिठा सके, आइए हम एक सरल नियम पर काम करें। एक दूसरे के रास्ते में न आएं। छापेमारी 2 दिन में होगी, इसलिए उससे पहले आपको जो भी तैयारी करनी हो कर लें। उसके बाद हम फिर शहर के दक्षिणी गेट पर मिलते हैं। फिर मैं आप सभी से मिलूंगा। अपने अंतिम शब्दों के साथ शेनली अपने निवास पर लौट आए और उनके पीछे चुपचाप फुसफुसाहट भरी भीड़ थी। मुझे लगता है कि हमारे पास मारने के लिए 2 दिन हैं। कोई योजनाएं? डेमियन ने लॉन्ग चेन की ओर मुड़ते हुए पूछा। कोई नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। इनमें से कोई भी व्यक्ति संबंध बनाने के लायक नहीं है, इसलिए कोई भी बातचीत अनावश्यक है। मैं इंतजार करते हुए अगले 2 दिनों तक आराम करूंगा। डेमियन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। क्या आप आराम करना चाहेंगे, या जो हमने शिष्य परीक्षा के दौरान शुरू किया था उसे पूरा करेंगे? उस लड़ाई को याद करते हुए लॉन्ग चेन की आंखें चमक उठीं। उसकी लड़ाई की भावना को जलने में देर नहीं लगी। अच्छे से। हालांकि हम अभी किसी और के क्षेत्र में हैं, इसलिए पिछली बार के विपरीत हम पीछे हट गए हैं। डेमियन तुरंत सहमत हो गया। वह किसी भी तरह अगले 3 दिनों तक बेहोश नहीं होना चाहता था। ऐसी घटना के बाद जागना बहुत परेशानी भरा था। यहाँ आने के बाद से वह इसे पहले ही 2 बार अनुभव कर चुका था और उसने इसे दोबारा अनुभव करने की योजना नहीं बनाई थी। उनके साथ एक समझौता करने के बाद वे अपना दोबारा मैच शुरू करने के लिए जल्दी से शहर के बाहरी इलाके में चले गए। इस बार पहले से कहीं अधिक हल्के स्वर में।